आइसक्रीम खा रहे हैं। उन्हें धन्यवाद करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का कि जिन्होंने श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाया है और शांत सिटी बनाया है, विश्वास वाला सिटी बनाया है। जहां कभी पत्थरबाजों का गढ़ होता था, वो लाल चौक जहां पत्थरबाज पाकिस्तान का झंडा चढ़ा देते थे, आज वहां पर टूरिस्ट हब बना है, टूरिस्ट पॉइंट बना है। और राहुल गांधी जी भी वहां जाकर आइसक्रीम खा रहे हैं। इन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को निर्दोषों के खून से रंगा था। इन 3 परिवारों ने दहकते हुए शोलों पर फेंका था। आज वहां शांति है। कभी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी स्नोबॉल खेलते हैं, कभी वहां आइसक्रीम खाते हैं। ये बदला हुआ जम्मू कश्मीर है। इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए। तो सर कुल अगर उनका गठबंधन होता तो क्या करेंगे? एक्सपायर्ड इंजेक्शन है, लेकिन राहुल गांधी जी को स्पष्ट करना चाहिए कि पहले भी वो आतंकवादियों को महामंडित करते रहे, आतंकवादियों के लिए रेड कारपेट बिछाते रहे। यासीन मलिक जैसे हत्यारों के लिए चार्टर्ड प्लेन भेजा जाता था, और प्लेन में क्या क्या भेजा जाता था वो जाने। उन्हें महामंडित किया जाता था। आज वो जेल में है। आप उसे महामंडित करते थे और देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ फोटो शूट कराते थे। तो जिस तरह से कश्मीर में आज राहुल गांधी की एंट्री हुई और कश्मीर में कहा गया कि कांग्रेस के लिए मिशन कश्मीर तैयार है, राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बहुत तमाम बड़े वादे किए। आपके सम्मान के साथ समझौता नहीं होने दूंगा। हालांकि कहा जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को बहुत कम सीटें ऑफर की हैं गठबंधन के लिए, लेकिन राहुल गांधी कम सीटों पर ही राजी क्यों हो गए, ये एक दिक्कत थी जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समझाना ज़रूरी था। और उसके लिए कहा गया समझौता नहीं किया गया है, सम्मान बरकरार है और आप लोग टाइगर हैं। तमाम बातें राहुल गांधी ने कही हैं। और इसके बाद क्या होगा घाटी में सियासत का मिजाज? बीजेपी जो जम्मू क्षेत्र में एक तरफा लीड लेकर मानकर चल रही थी, क्या अब मुकाबले में कांग्रेस के आ जाने से थोड़ा सा दबेगी? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। गुपकार संगठन आखिरकार क्यों खत्म होता जा रहा है? फारूक अब्दुल्ला ने कहा था गठबंधन नहीं करेंगे, फिर आखिरकार यू टर्न क्यों ले लिया? ये तमाम मुद्दे हैं। जम्मू क्षेत्र में आखिरकार जो 6 सीटें बढ़ाई गई हैं परिसीमन में, उसका बीजेपी को फायदा होगा या नहीं? इसी तरह बेरोजगारी का मुद्दा तो जम्मू क्षेत्र में हलचल मचा रहा है, बीजेपी को टेंशन दे रहा है, वो कितना कारगर कांग्रेस के लिए साबित हो सकता है? तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं तपोष पाल जी, नेता बीजेपी के। तपोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हैं रतन तिवारी जी, नेता कांग्रेस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीयूष त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीयूष जी। शाहिद बिलाल जी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है शाहिद जी। सबसे पहले शाहिद बिलाल जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर के सामने आ रही थी और बीजेपी से उसका मुकाबला माना जा रहा था, और फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव के फौरन बाद कहा था हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं, और आज आपने कांग्रेस साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। ये क्या रणनीति है? और अब क्या आप लोग बीजेपी को मुकाबले में देखते हैं? आखिरकार कितना कड़ा मुकाबला आपको लगता है? देखिए सर, सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया इस चैनल पे। दूसरी बात है, आपने कहा कि फारूक साहब ने कहा कि हमें किसी के साथ गठबंधन नहीं करना। हम तो ऑलरेडी पार्टनर हैं इंडिया अलायंस के। हमें ये नहीं कहा हमें कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करना है। हमने ये नहीं कहा कि हमें सीपीएम के साथ हमारा अलायंस नहीं है। हमने कहा कि हमें जो भी यहाँ छोटी छोटी पार्टियां हैं उनके साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे। और दूसरी बात आपने कहा राहुल जी ने हमने एहतियात किया है। हमारा एहतियात पहले से था, हमने 2008 में भी कांग्रेस के साथ हुकूमत बनाई है। इसके बाद हम अपोजिशन में रहे, दोनों पार्टी अपोजिशन में रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। जो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये अलायंस 70 पार करेगी जम्मू कश्मीर में। हमने भाजपा का भी दौर देखा है, हमने पीडीपी का भी दौर कहा, हमने पीडीपी का भी दौर देखा है, लेकिन जो अन्याय जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुआ है, एक स्टेट हुआ करती थी, बदकिस्मती से हमारे पास 370 और 35 नहीं है। बदकिस्मती से हमारे पास इस वक्त हम लद्दाख नहीं है। ये कह रहे हैं कि हमने जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट किया है,
कौन सी डेवलपमेंट की होगी? मुझे बता कितने लोगों को रोजगार दिया उन्होंने? मुझे बता कितने कितने लोगों को उन्होंने रोजगार दिया? यहाँ जो रोजगार दिया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया जम्मू कश्मीर में। और भाजपा वालों का खाली बस नारा नारा नारा। अभी मैं उनके एक प्रवक्ता कह रहा है कि ये आइसक्रीम खाने के लिए यहाँ पे आए हैं। जो यहाँ पे इस वक्त माहौल है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। तिरंगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुरुआत दौर से हमने उठाया और कह रहे थे कि यासीन मलिक को कांग्रेस वालों ने पता नहीं हेलीकॉप्टर में बैठा दिया। जब वाजपेयी साहब के दौर में था, गुजरात को किसने बुलाया? सजादीन लोन को किसने दावत दी? ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं जो भाजपा। तो लेकिन शाहिद बिलाल साहब, ये तो आप मानेंगे कि आप लोग कांग्रेस को बहुत कम सीटें देने जा रहे हैं। जितना कांग्रेस पूरे देश में इतनी बड़ी पार्टी है, कश्मीर में आप लोगों ने अपने लिए ज्यादा सीटें रखी हैं। मेरी बात सुनिए, जम्मू कश्मीर में आप पार्लियामेंट इलेक्शन ही देखो, 29 जगह पे हमने लीड निकाली है और 16 जगह पे कांग्रेस ने लीड निकाली है। मुझे बता भाजपा है कहाँ? जम्मू कश्मीर में भाजपा है कहाँ? ये तो अपने नुमाइंदे भी खड़े नहीं कर पाए। मुझे बता तुम पार्लियामेंट इलेक्शन में ये भागे या इस इलेक्शन से? जम्मू कश्मीर के दिल्ली में इस वक्त है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। हाँ, मैं आपसे कहता हूँ जो जम्मू में हमने 31 जगह पे हमने उनके साथ अलायंस किया है। जम्मू में कांग्रेस ने 31 जगह पे ले लिया कि वो वहाँ वो अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में आपसे कह रहा हूँ 70 पार करेंगे इस वक्त। जो अलायंस इस वक्त कांग्रेस प्लस नेशनल कॉन्फ्रेंस 70 पार हमारा होगा। या मैं आपको लिख कर लेना 70 बार। और बीजेपी के खाते में 4 या 5 सीटें अगर उन्होंने मुश्किल से निकाली है। क्या क्या उन्होंने जम्मू कश्मीर में, वो एलजी उनका है, एक स्टेट हुआ करती थी जम्मू कश्मीर, और उन्होंने कहाँ पे लाया? और ये कह रहे थे उनका एक प्रवक्ता कि देखिए आइसक्रीम खा रहा है, हमने स्मार्ट सिटी बनाई। कौन सी स्मार्ट सिटी बनाई उन्होंने? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर में जो आतंकवाद का दौर था वो हमने खत्म किया है, उसके बाद वहाँ खुशहाली आई है, ये कह रहे हैं। ये जो कौन सी खुशहाली आई है? आप कश्मीर के लोगों से पता है कौन सी खुशहाली आई है? जम्मू कश्मीर के लोगों ने इसके साथ पसंदबाज कौन थे? पसंदबाज यही भाजपा वाले लोग हैं। और आज ये भाजपा वाले जो आरएसएस के साथ अभी भी तिरंगा झंडा अपने जो आरएसएस का जो बड़ा जो उनका वो नागपुर में वहाँ पे भी तिरंगा झंडा नहीं लहरा रहा है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस तिरंगे के झंडे के लिए खून दिया है। हमने लाखों, मैं अपनी नारुल कश्मीर की बात करूं, नारुल कश्मीर में हमने जो हमारे कार्यकर्ता इस वतन के लिए शहीद हुए। आप हमारी कुर्बानी आप वो देख लीजिए। मुझे बताया भाजपा वालों ने कौन सी कुर्बानी दी जम्मू कश्मीर के लिए? एक स्टेट को यूटी में बना दिया, क्या में उन लोगों के लिए। ठीक है शाहिद बिलाल जी, आऊंगा, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक एक बयान सबसे ले लेते हैं। रतन तिवारी साहब, राहुल गांधी कश्मीर गए, कहा सम्मान से समझौता नहीं होगा। टाइगर हैं आप लोग, बहुत जोर से दहाड़े हैं उनकी, और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी अब झुक के चलते हैं इस बार के चुनाव में। ये सब क्या है? मतलब किस तरह का नैरेटिव सेट कर रहे हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले नवीन जी आपको मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत दिन बाद मैं चर्चा में जुड़ा हूँ जी, स्वागत है आपका। और निरंतर मैं जुड़ता रहा। देखिए, राहुल गांधी जी कॉन्फिडेंस के लवरेज में कार्यकर्ताओं को ताकत देने का काम करते। वो इसलिए कह रहे थे, वो कह रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही थी, वह भारतीय जनता पार्टी 240 पे आगे से बढ़ी। आज वो भारतीय जनता पार्टी जो 2 बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, इस बार वो बैसाखी के सहारे चल रही है। एक पैर नीतीश कुमार, दूसरे पैर चंद्रबाबू नायडू। तो राहुल गांधी जी स्पष्ट ये कह रहे थे कि किस प्रकार जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, अब उसे राज्य का दर्जा दिलाएंगे। जम्मू कश्मीर में डर का माहौल है, लगातार आतंकवादी घटनाएं हो रही है, लगातार जम्मू कश्मीर के लोग मारे जा रहे हैं। अगर वो आइसक्रीम खा रहे हैं, उस डर को मिटाना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। तो नवीन भाई, भारतीय जनता पार्टी, हमारे दूसरे मित्र सही कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में 4 से 5 सीट से सिमट जाएगी, ये भी मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ। और मैं जब बोलता हूँ परफेक्ट बोलता हूँ, और अगर हमारी गलती होती है तो मैं अपनी पार्टी की भी गलती स्वीकार करता हूँ। लेकिन रतन तिवारी जी, ये तो आप मानेंगे ना कि बीजेपी ने जो आतंकवाद का खात्मा करने का दावा तो किया है वहां पर, और घाटी में खास तौर से
घाटी में आज जो हालात हैं पहले के मुकाबले ठीक तो हैं, कितना वोट बढ़ा है आपने देखा, लोकसभा चुनाव में धुआंधार वोटिंग हुई है, इसका श्रेय तो कम से कम देंगे ना आप बीजेपी को? बिल्कुल देंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर सही काम कर रही है और अगर कोई उन्हें वोट देता है, वो उनका सिद्धांतिक उनका एक वोट बैंक है, उन्हें मिलना चाहिए, मैं उनका सराहना करता हूं। लेकिन यह लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव जो होता है नितिन भाई, वो पूरी तरीके से बदला हुआ होता है। तो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नष्ट नाबूद हो जाएगी, आप देख लेना। ठीक है तपोष पाल जी, पूरी तैयारी है, गठबंधन बन चुका है। बीजेपी को लग रहा था गठबंधन नहीं होगा और एक तरफा हम जम्मू में निकाल ले जाएंगे 37 सीटें और घाटी में कुछ जोड़ गुणा भाग करके सरकार बना लेंगे। अब आपके मंसूबे पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे हैं, कड़ा मुकाबला है कश्मीर में। देखिए, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी जब बनी थी उसके बाद सबसे पहली बार जो इन्होंने गठबंधन किया था, वो सबसे पहला गठबंधन इनका 1916 में मुस्लिम लीग के साथ हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ, आगे चल के मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड कर दी और उसके बाद देश टूट गया। ये कमोबश उसी तरीके का कुछ गठबंधन दिख रहा है। 1947 में जब हरि सिंह ने इसका विलय किया था, उसके बाद सारे के सारे कांग्रेस एमएलए, और इन्होंने मुख्यमंत्री किसको बनाया, शेख अब्दुल्ला, यही फारूक अब्दुल्ला के पिताजी को। क्यों कांग्रेस के रीढ़ में इतनी क्षमता नहीं थी कि एक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे एक अलग से पार्टी बनाया, उनकी मजबूरी हो गई कि उनको वो मुख्यमंत्री बनाए। आज उसी तरीके से ये झुक के उसके पैरों पे जाके पढ़ रहे हैं कि हाँ भैया हमारा अस्तित्व तो बचा लीजिए, एज अ कांग्रेस हम नेशनल पार्टी आए हैं और हमारी कुछ इमेज बची रहेगी। देखिए दिक्कत आज कांग्रेस के साथ है, उनको ये नहीं समझ में आता है कि वो सेपरेटिस्ट के साथ है, कि वो 370 का विरोध करें, कि 370 जिसको हमने खत्म किया और उसके बाद वहां खुशहाली आई उसका समर्थन करें। उसका समर्थन करते हैं तो भाजपा का समर्थन हो जाता है, और फारूक अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला का समर्थन करते हैं तो वो खुद से सेपरेटिस्ट की तरफ अपने आप को ले जाने की कोशिश करते हैं। एक चीज और बताऊंगा, ये आज जो जिस तरीके के मोदी जी का मिमिक्री कर रहे थे, वहां पे झुक के चलते हैं, ये करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया। सेल्फ कॉन्फिडेंस इनका टूटा है, ये 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए, 99 पे रुक गए। वहां पे जाके बब्बर शेर बता रहे थे अपने आप को कि पहली बार ऐसा हुआ है कि तीसरी बार हमने सरकार बनाई है और खुश ये हो रहे हैं कि ये सरकार नहीं बना पाए, और ये अपना विजयी यात्रा निकाल रहे हैं। किस लिए निकाल रहे हैं आज तक नहीं समझ में आया। एक चीज और बता दूं मैं, ये वहां जाके आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खा रहे हैं, इससे पहले जो लोग जाते थे वो गोलियां खाते थे, पत्थर खाते थे, आज कम से कम आइसक्रीम खा रहे हैं। इस तरीके का माहौल बना है वहां पे। जिस तरीके की खुशहाली फैली है, लोगों में एक कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ अब ये देश हमारा है, वहां के लोगों में एक विश्वास आया है कि हाँ हम यहाँ रह सकते हैं, हम यहाँ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन तपोष पाल जी, कुछ दिन पहले कुछ कश्मीरी पंडितों के घर भी जलाए गए थे। ठीक है, आपने कश्मीर में जो काम किया है वो उसका फायदा पूरे देश में आपको मिला, पूरे देश में जो बीजेपी के लिए नैरेटिव अच्छा बना। लेकिन कश्मीर में जहां की बात कर रहे हैं, वहां के लोग आपसे उतने खुश नहीं हैं। उनको लगता है कि आप लोगों ने जो राज्य है उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, उनके सारे अधिकार छीन लिए, और जबकि गृह मंत्री ने कहा था हम राज्य का दर्जा लौटाएंगे, तो चुनाव से पहले लौटा देते तो फायदा होता आपको। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जो आम जनता है वो आम जनता है, उनके पास आम मुद्दे होते हैं, वो केंद्र शासित हो या राज्य का दर्जा हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं उनसे। एक जो फर्क पड़ा है 370 खत्म होने के बाद कि बाहरी इन्वेस्टमेंट वहां हो सकता था, हो सकेगा अब, जो कि पहले नहीं हो सकता था। और वहां के लोग अगर बाहर शादियां कर लेते थे तो वो वहां पे उनकी दखलंदाजी खत्म हो जाती थी और उनको अपने प्रॉपर्टी से हाथ धोने पड़ते थे। वो सारी जो डिफरेंसेस थे वो खत्म हुए हैं। मुझे बार बार अपनी आवाज सुनाई दे रही, थोड़ी दिक्कत हो रही बोलने में। जी आपकी आवाज साफ आ रही है, बोलिए।
कंटिन्यू रखता हूँ। देखिए, कश्मीर में राम माधव जी जिस तरीके से वहाँ पे भाजपा और उसके आगे बढ़ने वाली चीजें हैं उसको उसका नेतृत्व कर रहे हैं, पहले भी उन्होंने किया था, अभी भी कर रहे हैं। तो हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि इस बार हमारी सरकार बनेगी, भाजपा के ही मुख्यमंत्री होंगे और पूरी तरीके से हम वहाँ पे पुरजोर तरीके से आएंगे। जहाँ तक ड्यूटी और पूरे राज्य का दर्जे की बात है, वो भविष्य में उसको भी ठीक करेंगे, वो जिस तरीके से निर्णय लिया जाएगा परिस्थिति को देखिए। ठीक है, करेंगे। ठीक है। पीयूष त्रिपाठी जी, आपने सुना, सारे प्रवक्ताओं की बातें सुनी। कश्मीर का जो चुनाव जो है वो बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। कश्मीर में जो है 5 साल पहले जिस तरह से 370 खत्म किया गया और 10 साल पहले 2014 में 37 में से 25 सीटें बीजेपी जीत के लाई और 2015 में उसे सरकार बनाई पीडीपी के साथ। पीडीपी के साथ सरकार बनाने के बाद जम्मू क्षेत्र में जो क्रेडिबिलिटी बीजेपी की है उस पर असर पड़ा। हालांकि बात बहुत पुरानी हो चुकी है। घाटी में जिस तरह से पीडीपी का क्रेडिबिलिटी खराब हुआ, जम्मू में जो है बीजेपी को भी असर पड़ा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने 370 खत्म कर दिया उसका फायदा ही मिला। लेकिन अब कांग्रेस 31 सीटों के साथ मुकाबले में आ गई है, जो कि ऐसा लग रहा था गठबंधन नहीं होता तो शायद कांग्रेस कहीं नहीं दिखती वहां पर। आपको लगता है बीजेपी के लिए थोड़ा नुकसान वाली पोजीशन आ गई है वहां? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां की पुरानी पार्टी है और पहले भी कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा है, कांग्रेस के साथ। और जैसी कि उम्मीद थी, कल राहुल गांधी वहां पहुंचे, आज फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात हुई और उनका गठबंधन लगभग हो गया। तो इससे ये तो कह सकते हैं कि कांग्रेस को फायदा होगा और बीजेपी को थोड़ा नुकसान होगा। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कश्मीर जो सबसे सेंसिटिव राज्य है इस देश का, सबसे सेंसिटिव स्टेट है, वहां पे धारा 370 को हटाने के लिए सरकार ने किस तरीके से हिम्मत जुटाई आज से 5 वर्ष पहले, और उसका जो स्थितियां बदली। अभी पर्यटन आप पूरे देश से देखिए, लोग जाते हैं, पर्यटक वहां जाने लगे हैं, पर्यटक जा रहे हैं, कश्मीर की स्थिति सुधर रही है और पूरे देश से लोग जाते हैं। ये बात भी नहीं नकारी जा सकती कि तमाम आतंकी घटनाएं भी होती हैं, वहां होती रहती हैं और इधर हो भी रही हैं। लेकिन उस पर भी भाजपा का जो स्टैंड है, केंद्र सरकार का, गृह मंत्रालय का या रक्षा मंत्रालय का, वो काफी क्लियर है कश्मीर को लेके। और अब चुनाव हो रहे हैं, वहां के लोगों को मौका मिलेगा कि वो अपनी सरकार चुने। देखने वाली बात होगी कि भाजपा ने जो कुछ किया है उनके लिए, जिससे कि आज राहुल गांधी आराम से वहां आइसक्रीम खा पा रहे हैं, उससे पहले रेस्टोरेंट में खाना खाया उन्होंने। और तो ये मौका आया, पर्यटन हो रहा है, लोग जा रहे हैं, कश्मीर घूम रहे हैं। जो जम्मू जाके लौट आया करते थे वैष्णो देवी के दर्शन करके, वो लोग अब कश्मीर जाने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं, श्रीनगर जा रहे हैं, गुलमर्ग जा रहे हैं और आगे जा रहे हैं। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि विधानसभा चुनाव जब होंगे उसके बाद सरकार बनेगी। किसकी बनेगी ये तो जनता तय करेगी। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है उससे बीजेपी को कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन जो पीयूष जी आप जो ये बता रहे हैं, ये सब बातें जो नैरेटिव हैं, ये हम लोग यहाँ बैठ के हम लोगों को अच्छा लग सकता है या पूरे देश के लोगों को अच्छा लग सकता है, लेकिन वोट देना है कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को। वहाँ के जो ज़मीनी हालात हैं वो जो है इन नैरेटिव को उतना पसंद नहीं करेंगे। जहाँ तक जम्मू के क्षेत्र में हो सकता है थोड़ा बहुत पसंद किया जाए, जहाँ बीजेपी बढ़त लेती दिखाई देती रही है पिछले चुनाव, लेकिन कश्मीर में ये नैरेटिव काम नहीं करते। वहाँ काम करती है एक भावना जो है कि भाई हमें अलग राज्य का दर्जा जो है, राज्य का दर्जा छीन लिया गया हमसे, हमें दिल्ली जैसा केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, राहुल गांधी लगातार इसको उठा रहे हैं। ये मुद्दा वहाँ काम कर रहा है घाटी में। जम्मू में बेरोजगारी का मुद्दा काम कर रहा है। जो लगातार जो सर्वेज आ रहे हैं उसे बता रहे हैं कि जम्मू के लोग बेरोजगारी संकट से बहुत परेशान हैं। इन मुद्दों पर भी तो लोग सोचेंगे वहां के। बिल्कुल सोचेंगे। वहां का जो स्पेशल स्टेटस था 370 हटने के बाद वो चला गया, तो एक जो भावनात्मक जुड़ाव है कश्मीर के लोगों का, जम्मू के लोगों की बात अलग है, लेकिन जो कश्मीर के लोग हैं, जो कश्मीर के घाटी के जो निवासी हैं, वो जरूर इस मुद्दे से प्रभावित हैं, उसको इमोशनली सोचते हैं।
लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि घाटी में क्या हुआ है। आज से 30-35 साल पहले किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया गया, या जो कुछ भी अत्याचार उनके साथ हुए, आतंकवाद था, उसको उसका दमन करने में, उसको खत्म करने में केंद्र सरकार ने कितना बड़ा काम किया है, और इसीलिए शायद स्पेशल स्टेटस हटाया गया। लेकिन हमें स्थानीय भावना को नहीं भूलना चाहिए। तो इसका फर्क पड़ेगा। ये और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है। देखने वाली बात होगी कि पीडीपी इनके सामने कितना ठहरती है और बीजेपी कितना परफॉर्म कर पाती है। देखिए, असर तो पड़ेगा, और कितना पड़ेगा ये हमें ठीक नतीजे है, बताएंगे। ठीक है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद राजधर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं कश्मीर के चुनाव की, जहां राहुल गांधी पहुंचे हैं, जहां फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो गया है, जिस गठबंधन ने बीजेपी को टेंशन दे दी है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। आखिरकार घाटी में चुनावी हालात कैसे हैं? हमारे साथ तपोष पाल जी है, नेता बीजेपी के, रतन तिवारी जी है, नेता कांग्रेस के, पीयूष त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और शाहिद बिलाल जी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता। शाहिद बिलाल साहब, तमाम बातें आपसे चर्चा हो रही थी, आप रखना भी चाहते हैं। एक बड़ा मुद्दा है परिसीमन का। वहां जो परिसीमन हुआ बिना जनगणना के, क्योंकि जनगणना हुई नहीं थी कोरोना काल की वजह से, और उसके बाद जो परिसीमन किया उसमें जम्मू क्षेत्र की 6 सीटें बढ़ा दी गई। इसको लेकर आप लोगों ने बहुत ऐतराज जाहिर किया है, और यही 6 सीटें का आंकड़ा जो है बीजेपी को थोड़ा बढ़त देने की दे सकता है, अगर जम्मू में वो अच्छा चुनाव लड़ती है जैसा पहले लड़ती रही है। ये आपकी चिंता का विषय है? देखिए सर, मैं आपको पहली बात ये कह रहा हूँ कि भाजपा के साथ हमें 65 सीटों पे हमारे साथ कोई मुकाबला है नहीं। पहले ये 65 सीटों पे उम्मीदवार है जिन पे उनका शून्य आएगा, शून्य। वहां से ये खाता भी नहीं खोल सकता। फिर आपने बोला 6 सीटें उन्होंने बढ़ाई। उन्होंने उस जगह पे उन्होंने उस वक्त ये किया कि जम्मू और कश्मीर में 47 हुआ करते, क्योंकि कश्मीर की पॉपुलेशन ज्यादा थी। उन्होंने पॉपुलेशन को ये चीज बराबर करने के लिए जम्मू को ये बोला कि नहीं, हम आपके लिए ऐसा लड़ रहे हैं। और बड़ी बात है कि बीजेपी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। ये खोखला वादा है उनका। उन्होंने मुझे ये बोलो कि आज केंद्र में इनकी सरकार है, मुझे ये बोलो कि एक मुसलमान चेहरे को उन्होंने मंत्री बनाया या नहीं बनाया। अगर मुसलमानों की जो तादाद है वो 21% है हिंदुस्तान में है, मुझे बोलो एक मुसलमान को उन्होंने किसी भी बड़े पोस्ट पे रखा या नहीं रखा है। ये सबका साथ सबका जो उन्होंने सबका साथ सबका विकास या सबका निवास उन्होंने किया है। मुझे बोलो कि आप बताओ कि बीजेपी ने मुसलमानों के साथ क्या किया है। और जम्मू और ये कश्मीर में खाली दाढ़ी वाले लोगों को ला रहे हैं कि बस ये कह रहे हैं कि उनको सामने रखते, मिरर के सामने, बस ये देख लीजिए जम्मू कश्मीर के लोग हमारे साथ है। जम्मू कश्मीर की अवाम इस वक्त खाली उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस नजर आ रहा है, क्योंकि उनका हाल नेशनल कॉन्फ्रेंस में है। बाकी हम जानते हैं कि फारूक अब्दुल्ला जानता है, उमर साहब जानता है कि वो सब कुछ जानता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किस तरीके से काम करना है, जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या क्या चाहिए। हमने सबसे पहले मैनिफेस्टो लाया, हमने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जो मैनिफेस्टो लाया। इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत बनेगी तो वो तो डेफिनेटली बनेगी। इस वक्त जो जम्मू से पका नेशनल कॉन्फ्रेंस की
कश्मीर की पुकार नेशनल कॉन्फ्रेंस। बाकी जो बीजेपी वाले मैं कह रहा हूँ, ये 65 जगह पे उनका खाता नहीं खोलेगा। और दूसरी बात आपने कहा कि 6 सीटें, या मैंने आपको क्रिमिनल हार्मनी को बढ़ाने के लिए किया था, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं दाद दे रहा हूँ कि उन्होंने इस चीज को जो भी भाजपा ने जम्मू कश्मीर में किया है, ये सब कुछ खोखलेबाजी और कुछ नहीं है। इंशाल्लाह 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के हक में होगा और मिली-जुली सरकार होगी हम दोनों की। शाहिद बिलाल साहब, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी हैं और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस है, ये दो गठबंधन जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं घाटी में, खास तौर पर यहाँ भी आपका कहीं ना कहीं कई सीटों पर इनसे मुकाबला भी है आपने, और महबूबा मुफ्ती भी वहां पर कई सीटों आपको टक्कर देंगे। तो ऐसे में एक तरफा जीत आप कैसे मान के चल रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूँ, जिन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया उनका हाथ ही जल गया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने उस चीज को रिजेक्ट किया है। बार बार मैं कहता हूँ, जम्मू कश्मीर के लोगों ने उस चीज को रिजेक्ट किया, भाजपा वाली सोच को रिजेक्ट किया। हाँ, कुछ जगह पे उनके हैं, कुछ गोनस हैं उनके, मैं उनको कह रहा हूँ बीजेपी गोनस, बीजेपी के कुछ गोनस हैं, किसी जगह पे उन्होंने लाया है। बाकी मैं कह रहा हूँ 65 जगह पे बीजेपी अपना खाता नहीं खोलेगा जम्मू कश्मीर में। बाकी ये क्या कह रहे हैं कि हमारी सरकार होगी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, चीफ होगा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का। ठीक है बिलाल साहब, ठीक है, मान लेते हैं आज की तारीख में जो सियासी समीकरण दिखते हैं उसमें आपकी बढ़त दिखाई देती है। मान लीजिए आपकी सरकार बन गई, तो अभी आपके लिए जो है कौन सा वादे करने जा रहे हैं जनता से, क्या करेंगे सरकार बनाने के बाद आप? हम केसीसी वे आप करेंगे, ये आप लिखना है, हम 1 लाख लोगों को गारंटी हमारी, ये चाइना वाली गारंटी नहीं है मोदी जी की, जो इस वक्त मरकज में इनकी डंटिंग गवर्नमेंट है। इस वक्त मोदी ने सबका, उन्होंने 400 का पार नारा दिया था, लेकिन इनकी डंटिंग गवर्नमेंट बन गई। मैं उसको डंटिंग वाली गवर्नमेंट कह रही है, एनडीए वाली गवर्नमेंट, ये डंटिंग गवर्नमेंट है इनकी। तो आपके मुद्दे क्या है इस चुनाव में? मतलब 1-2 पूर्ण राज्य का दर्जा वाला बात तो खैर सामने आ गई है, उसके अलावा क्या मुद्दे हैं? जो भी यहाँ पे, जो आपने हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए और वो देख लीजिए क्या जो हमने लोगों के सामने अपना मैनिफेस्टो लाया है। आप पढ़ लीजिए हमारा जो मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो मेरे ख्याल से भी आया नहीं आपका इस चुनाव के लिए। हमारा मैनिफेस्टो परसों तो आ गया, हम साहब ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप बता दीजिए, मुख्य मुद्दे बता दीजिए क्या क्या है। पहले जो स्टेट हमारी है वो हम बहाल करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात, 1 लाख लोगों को रोजगार, 200 यूनिट बिजली, हमने नहीं कहा कि हम 400 यूनिट बिजली फ्री रखेंगे, हम 200 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री होगी। और दूसरी बात, हम यहाँ पे जो यहाँ 1000 या 2000, हम 3000 रुपया जो सोशल वेलफेयर जो स्कीम है उसमें हम 3000 जो ओल्ड एज वो हम करेंगे। और अब 18 के 20-25 मुद्दे हमारे क्या जो हमने जम्मू कश्मीर लोगों के लिए किया। ठीक है रतन तिवारी साहब, तमाम जो मुद्दे गिनाए जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता ने, वो सब बातें वही हैं जो आप लोग फ्री बांटने की स्कीम चलाते रहते हैं। लेकिन आपने लोकसभा चुनाव में बहुत सारे वादे के खटाखट वाला वादा किया लेकिन पूरा नहीं किया। अब आप फिर एक बार वादा करने जा रहे हैं, वो मुफ्त में स्कीम मांगेंगे, फिर आप कहेंगे केंद्र हमारी सरकार नहीं, हम क्या करें? हमने जो अपने मैनिफेस्टो में बातें की थी और राहुल गांधी जी ने जो इस देश की महिलाओं को 8,500 रुपया सालाना 1 लाख रुपए का जो वादा किया था, वो आज भी हमारे मैनिफेस्टो में है। आज भी कांग्रेस पार्टी के हृदय में और राहुल गांधी जी के हृदय में बसता है। और मैं आपको बड़ी बात करता हूँ, जब भी हमारी सरकार बनेगी वो वादे हम पूरे करके दिखाएंगे। सरकार नहीं बनी, किसी कारणवश हम कुछ सीटों से दूर रह गए, हम वो वादे पूरे नहीं कर सकते। और आपको भी पता है, दर्शक देख रहे उन्हें भी पता है कि जब सरकार नहीं बनी है कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी से ये सवाल करना जो है उचित नहीं है। सरकार बनने दीजिए, हम वादे पूरे करेंगे। और दूसरी बात, जम्मू कश्मीर में जो माहौल है और जम्मू कश्मीर की जो जनता है, जो पिछले 10 वर्षों से दुख झेल रही है, तकलीफ झेल रही है, क्योंकि पिछले 10 वर्ष के बाद चुनाव होना है, उस तकलीफ को, उस दर्द को ध्यान में रख के वोटिंग किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो डंके की चोट पे जो 56 इंच का सीना तान कर जो लोकसभा चुनाव लड़ने गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो सिकुड़कर 35 इंच का हो चुका है। और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस जमीन पे गिर चुका है। यहाँ पे हमारे मित्र बैठे हुए हैं, आप देख लीजिए उनके चेहरे को, उनके चेहरे पे एकदम निराशा झलक रही है और वो कह भी नहीं सकते कि हम क्या कहें।
क्योंकि 4 से 5 सीट पे या जम्मू कश्मीर में सिमट जाएंगे और हरियाणा में तो इनको खदेड़ा करने वाली है जनता। तो आने वाले समय में देख लीजिएगा। नवीन जी, तपोष पाल जी कुछ बोलेंगे आप इस पे? अब वो खुश रहें और क्या, हमारी आपका शुभकामनाएं हैं। आपका हमारा चेहरा देख के के ये खुश रहें। अंदाजा लगा रहे हैं। हाँ, वो खूब चेहरा ही देख के खुश है, हो रहे हैं। खैर, मैं अपनी पार्टी की स्थितियां बता देता हूं, जो हमारी काफी अच्छे रुझान है वहां पे। इसके अलावा जो हमारे मैनिफेस्टो, उसमें धारा 370 और 35A का उन्मूलन है, विकास और बुनियादी ढांचे में सुधार है, रोजगार के अवसर, शिक्षा और स्वास्थ्य है, सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख है, पुनर्वास और विस्थापितों के लिए पूरी योजनाएं हैं, पंचायती और स्थायी निकायों को किस तरीके से सशक्त बनाया जाए उसका रोड मैप है हमारे पास, अनुशासन और सुशासन, ये दोनों ही हम पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे और करेंगे भी। एक और मैं माइलस्टोन बता दूं, एम्स जम्मू और कश्मीर दोनों जगह खोले गए हैं और उसके लिए जितनी भी चीजें जरूरत है उसको दिया जा रहा है। दूर सुदूर के इलाकों से जो स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंचती थी, और आपने देखा था जिस समय कोरोना काल आया था उस समय बहुत दिक्कत हुआ था। हालांकि वहां पे लोग काफी विरोध कर रहे थे इसको लेके, वैक्सीन को लेके, लेकिन फिर भी हम लोगों ने किया और सेना गई वहां पे, सुदूर गांव तक गई, वहां तक लोगों को स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं पहुंचे उसके लिए, और मेडिकल एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जम्मू में भी और कश्मीर में भी दोनों जगहों पे एम्स खोले गए हैं। तो हम इस पे तत्पर हैं, हम इस पे करेंगे। अगर आज की डेट में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि हम रोजगार के अवसर बना रहे हैं, तो देखिए जब तक बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आता है तब तक नहीं हो पाता है। और जब तक धारा 370 थे इम्प्लीमेंटेड था उस समय ऐसी व्यवस्था थी ही नहीं, क्योंकि बाहर से कोई वहां कोई इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता। लेकिन तपोष पाल साहब, 5 साल हो गए 370 हटे हुए। आप लोगों ने कहा था ढेर सारा रोजगार आएगा, बहुत सारे लोग बाहर से आएंगे, जमीनें खरीदेंगे। अभी तक वहां पर ऐसा कुछ आंकड़े आए नहीं है जो आप लोग कहते थे। ठीक है, 370 हटाई, लेकिन दूसरा जो है बड़ा सवाल उठता है आतंकवाद को लेके। घाटी से आतंकवाद हटा, अब जम्मू में आ गया है। जम्मू के लोग जो है एक तरह से रिटर्न गिफ्ट टाइप मिल गया उनको, वहां जो आतंकवाद घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, जहां आतंकवादी बनेंगे और जो भी लोग हथियार उठाएंगे उनको वहीं पे ठोक दिया जाएगा, इसके लिए आप आश्वस्त रहिए। इसके अलावा केसर की खेती बढ़ी है और उसको परचेज करने के लोग बढ़े हैं और फॉरेन इन्वेस्टर उसके लिए आए हैं। आप इसके स्टैटिस्टिक्स को उठा के देखिएगा, आपको मिलेगा। इसके अलावा सेब के निर्यात में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। आपको रिसेंटली सुनाई दिया होगा कि लिथियम की जरूरत है, तो ये लिथियम वहां पे कई जगहों पे मिले हैं और उसके खदान के लिए भी लोग वहां पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा कई जड़ी बूटियां हैं जो कि वो उसी इन्वायरमेंट में ग्रो हो सकते हैं, उसके लिए भी कई आयुर्वेद संस्थान वहां पे पहुंचे हैं और उस पर ये काम कर रहे हैं। तो ग्राउंड पे ये काम हो रहा है। इसके अलावा कश्मीरी पंडितों का रिहेबिलिटेशन और आतंकवादियों का उन्मूलन। हाँ, जो अभी भी मनसा पाले हुए हैं और जो लीडर, खास करके मैं बता दूं, उनको ये लगता है कि आज भी वो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जोड़ देंगे, तो मैं उनको साफ बता देना चाहता हूं, या तो वो देश छोड़ दे या फिर वो अपना मन बदल ले। क्योंकि अगर वो ये मनसा पाल के रखेंगे कि आने वाले समय में वो किसी तरीके की गतिविधियां करके जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जोड़ लेंगे, तो देखिए उनको भी वहीं भेजा जाएगा जहां आतंकवादियों को भेजा गया है। जिन लोगों ने हथियार उठाए हैं उनको वहीं ठोक दिया जाएगा और आने वाले समय में भी ठोका जाएगा। लश्कर तैयबा के जो आउटफिट्स है और जो जैसे मोहम्मद के आउटफिट्स है, उनको किस तरीके से नस्तानाबूद किया गया है जम्मू कश्मीर में, और कराची और उसके जो आउटफिट्स है नियर बाय, वहां पे भी अज्ञात लोगों ने जिस तरीके से इनको नस्तानाबूद किया है, ये एक जग जाहिर है। और इंटरनेशनल मीडिया में भी काफी इसके प्रेस किए जा रहे हैं कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए इंडिया ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। G20 का सम्मेलन भी जम्मू कश्मीर में किया गया है। तो हम बहुत आश्वस्त हैं, हमने जो काम किया है वो धरातल पे दिख रहा है और जम्मू कश्मीर की जनता भी हमें देख रही है।
और हमें पूरी आशा है कि हमारी सरकार इस बार बनेगी और पुरजोर तरीके से बनेगी। रतन तिवारी जी, आतंकवाद को लेकर जो दावे कर रही है सरकार और विकास को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, जो 370 हटने के बाद जो है, इसको लेकर आप लोगों की लगातार आपत्ति रही है, आप लोग उसको बड़ा मुद्दा भी बनाते रहे हैं, क्या कहिएगा तपोष पाल जी की बातों पर? देखिए, तपोष पाल जी ठीक है, अपनी पार्टी का नेतृत्व करते हैं, अपनी पार्टी की बात करके कि जो बड़े बड़े स्कीम गिना रहे थे, बड़े बड़े घोषणा पत्र बता रहे थे, लेकिन हमारा सवाल और इंडिया अलायंस का सवाल एक ही, ये लोग झूठे लोग, ये लोग न 2 करोड़ रोजगार दे पाए, न 15 लाख दे पाए, न बच्चों की सुरक्षा कर पा रहे, न माँ बच्चियों की रक्षा कर पा रहे, न किसानों की आय को दुगना कर पा रहे, न महंगाई को कम कर पा रहे। मुझे बताया उन्होंने मुसलमान को कितने मिनिस्टर बनाए मुसलमानों को। ये क्या है, सबका साथ सबका विकास। शाहिद बिलाल जी वो कहते हैं खून दिया है शाहिद बिलाल जी, जाने दिए। मुझे पता जम्मू कश्मीर से कितना उन्होंने हिंदुस्तान में कितना मिनिस्टर बनाया, कितना मुसलमान को उन्होंने बड़े पद पे रखे हैं। पहले ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। मुझे पता हमारा विकास कहाँ किया उन लोगों ने। वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम राजनीति करते नहीं है। मुसलमान इस देश के भाषण नहीं है क्या? बिल्कुल, आपका सवाल वाजिब है, लेकिन उनका तर्क है कि हम हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन मुझे बताया कि हिंदू मुझे बोलो कि मुसलमान हमें हक नहीं है मंत्रालय में। यह कहना कि सबका साथ सबका विकास, क्या हमें हक नहीं है? मुसलमान को हक नहीं है, ये बता दीजिए। जितना हिंदू का भारत, आप एक तरफा अपने डिमांड को लेने के लिए आ जाते हैं और जब हिंदुओं की बात होती है तो भाग जाते हैं, तब पाकिस्तान करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। हिंदुओं के हकों के लिए कभी बात किया आपने? मार के भगा दिया वहां पे। सूरज की माफी मांगी है कभी आपने? किसके समर्थन में आप खड़े थे? क्या मुझे हिंदुओं को सरेआम मारा जा रहा था, उनकी बच्चियों को उनके इज्जतें लूटी जा रही थी। हक नहीं है क्या? मुझे क्या किया नेशनल कॉन्फ्रेंस में वहां पे बैठ के? तपोष जी सुन लीजिए, तपोष जी सुन लीजिए, और तपोष जी सुन लीजिए पहले उनकी बात, सब्सिडी लेते रहे, उनकी बात सुन लीजिए पहले। शर्म आनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस बात कर रही है मुसलमान के हकों की, हिंदुओं के हकों की बात करिए आप मुसलमान वहाँ पे बहुसंख्यक है। तपोष जी उनकी बात सुन लीजिए, फिर बोलिए, सुन लीजिए। क्या बात सुने? पाकिस्तान के फेवर में बात कर रहे हैं, मुसलमानों के फेवर में बात कर रहे हैं। मुझे बोलो जम्मू कश्मीर में भाजपा उन्होंने कितनी दे दी है? आपने कितने लोगों को टिकट दिया है बताइए? कितने हिंदुओं को टिकट दिया है बताइए आप? 370 और 35 है, हमें इसी मदद ने दिया है, इसी पार्लियामेंट में दिया है, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने दिया, हिंदुस्तान के वजीर अजम ने दिया, या कोई पाकिस्तान जाने नहीं आया। कितने हिंदुओं को दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस में बताइए ना? लीडर कितने हिंदू हैं, परसेंटेज बताइए आप हमें। पीडीपी कौन सी, महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है, बताइए। यहाँ के दरबार को क्यों बंद किया है? जम्मू की कारबारी को बंद किया है। यहाँ से आप मुझे बताएं, जम्मू में आपने मंत्री को कितनी टिकट दिए पाए के? जम्मू वालों को नहीं दिया है। हमें हक नहीं है कि हम अपनी टिकट को, आपको पता है जम्मू कश्मीर का जो जोग्राफिया एरिया है वो 80% वो पहाड़ियों से ढका हुआ है। मुझे ठीक है। जम्मू कश्मीर के किसानों को एमएसपी दिया है आपने या नहीं दिया? यहाँ 6 महीने 7 महीने आप रोड बंद करते हो। हमारे डाकू पे आपने डाका छीन लिया है। यहाँ तो जम्मू कश्मीर एक गरीब रियासत हुआ करती थी। छीना तो आप लोगों ने है हिंदुओं का। ठीक है, देखिए हिंदू मुस्लिम में नहीं जाते, विकास की बात। शाहिद बिलाल जी आता हूं आपके पास। पीयूष त्रिपाठी साहब, जिस तरह से आपने बातें सुनी, चुनाव, विकास और धारा 370 से हटते फिर वही हिंदू मुस्लिम पे सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। यही जो है प्रवक्ता जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये सब आगे भाषणों में दिखने वाला है। यही कश्मीर का चुनाव है। बिल्कुल, हाँ, जो वहां के लोगों के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, विकास का मुद्दा जो है, उसको छोड़ के फिर से वही बातें की जा रही कि मतों का ध्रुवीकरण हो, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरा मानना है किसी भी जगह जब चुनाव हो, खासकर राज्य में, तो विकास की बात होनी चाहिए, उस क्षेत्र के डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। और बीजेपी इसी को मुद्दा बनाने वाली है। उन्होंने आईआईटी, आईआईएम, इस तरह के तमाम संस्थान स्थापित किए, लोगों का आवागमन आसान हुआ है,
पर्यटन बढ़ा है, और जो दूसरी पार्टियां हैं वो जो है बेरोजगारी का मुद्दा, ठेकेदार जो बाहरी लोग, जैसे जम्मू का स्टेटस, स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया जम्मू कश्मीर का, तो बाहर के ठेकेदार आके काम कर रहे हैं, उसका मुद्दा है। राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी। तो इन मुद्दों की बात होनी चाहिए और इन पे चुनाव होना चाहिए। वहां की जनता को इसी पर अपना नेता चुनना चाहिए। उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि डेवलपमेंट कैसे होगा। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने से डेवलपमेंट नहीं होगा कि हिंदू मतों का ध्रुवीकरण और मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण। लेकिन एक बात यहाँ पे और ध्यान देने वाली है, जम्मू में बीजेपी ये मान के चल रही है कि 34 सीटें ये माना जा रहा है कि वो जीत सकते हैं। उसके अलावा राजौरी और पुंछ जैसे जो कश्मीर घाटी के इलाके हैं वहां पे भी वो कोशिश कर रहे हैं कि जहां पे मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां भी वो चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके से इलेक्शन होता है, बाकी जो और क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ की जो तस्वीर अभी दिख रही है, ऐसा नहीं लगता है कि कोई एक दल अपने बूते सरकार बना पाएगा। किसी दूसरे की जरूरत, दूसरे दल की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे हालात में फिर 2014 वाला मामला हो जाएगा। सरकार बनाना मुश्किल होगा। त्रिशंकु सरकार हो सकती है, विधानसभा त्रिशंकु हो सकती है। किसी को क्लियर मैंडेट मिलता अभी नहीं दिख रहा। लेकिन जो कांग्रेस की उम्मीदें जम्मू में टिकी हुई, जहां 31 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी 37 में से, और 31 सीटों में से अगर आधी भी जीत गई तो घाटी में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस निकाल के लाएगी उसको सहयोग करेगी। देखिए यही है, कांग्रेस जम्मू में जब लड़ेगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको सपोर्ट करेगी, और घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी तो कांग्रेस उसको सपोर्ट करेगी। तो लेकिन बीजेपी के पास ये फायदा नहीं है। उनकी सीटें तो बढ़ेंगी। बीजेपी के पास ये फायदा नहीं है। बीजेपी की जो सीटें हैं उनको दरकिनार नहीं कर सकते। लगभग 1/3 सीटें अगर कोई एक पार्टी जीत ले आती है तो वो एक निर्णायक स्थिति में होगी, और इस तरीके से क्लियर मेजॉरिटी किसी को मिलती नहीं, क्योंकि बाकी भी दलों को हमें नकारना नहीं चाहिए। और भी जो क्षेत्रीय दल है उनका वोट अगर डिवीजन होता है, जैसे कई चुनाव में हम लोग देख चुके हैं कि हर जगह ऐसा होता है कि दो बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, कोई छोटी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हो जाता है तो वोट डिवीजन होता है। उसका फायदा जो है किसी एक पार्टी को मिलता है। जब दो पार्टियां केवल चुनाव लड़ती हैं तो सीधा मुकाबला होता है। लेकिन अगर कोई तीसरी पार्टी भी मैदान में होती है तो थोड़ा सा दोनों पार्टियों के प्रति संशय होता है कि ये जीतेंगे या जीतेंगे। तो इस स्थिति में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति हो सकती है। ठीक है रतन तिवारी जी, कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, तो आप चुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगे? कहा कि 10 सीटों के उम्मीदवार कल घोषित हो जाएंगे। आप सवाल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है कांग्रेस की कल कश्मीर में, और 10 सीटों को उम्मीदवार जो है, जो आपको मिल रही है घाटी में 10 सीटें, और 31 सीटें जम्मू मिल रही है, यानी 41 सीटों पे कांग्रेस लड़ने जा रही है, 90 में से आधे से कम है। तो कल उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा? नहीं, कल उम्मीदवारों का ऐलान नहीं होगा। कल हमारे 41 सीटें जीतेंगे इंशाल्लाह रहमान। 41 से 41 होगा। हमारे यहाँ प्रोसीजर है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, बैठक होने दीजिए। अभी तो जितनी आकलन और जितनी आंकड़े आप बता रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि हम और सीट लेने में कामयाब होंगे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेंगी। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए चुनाव लड़ेंगी। जम्मू कश्मीर कैसे मजबूत हो, कैसे सशक्त हो और कैसे आतंकवाद से मुक्त हो, उसके लिए हम दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को नष्ट नाबूद कर देंगे। उनकी जो हिटलरशाही नीति है, जो उनका घमंड है, उस घमंड को तोड़ने का काम हम दोनों मिलकर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, शाहिद बिलाल साहब कुछ कह रहे थे आप? नहीं, बस मैं यही कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर जो अगली सरकार होगी, जो 4 तारीख को रिजल्ट होगा, वो 70 से पार हमारा जो अलायंस होगा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, हमारी नेक्स्ट सरकार होगी। आप 90 दिन के अंदर आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर का जो है ना, जो सिस्टम हम पूरा चेंज करेंगे। लेकिन देश की सबसे बड़ी पार्टी को आपने जो है आधे से भी कम सीटें दी हैं, ये थोड़ा सा नाइंसाफी नहीं है? नहीं,
आपको ये कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में जितना मैं कहता हूँ कई जगह पे अगर फैमिली भी अलायंस होता था वो भी ठीक होता था, लेकिन बड़ों का आप कह रहे आज राहुल जी आए थे, खड़गे जी आए थे, फारूक साहब थे, उन्होंने सोच समझ के अलायंस दिया होगा, जो सीट शेयरिंग उन्होंने सोच समझ के किया होगा। उमर अब्दुल्ला साहब चुनाव लड़ेंगे, वो कह चुके हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जनता के सामने फंस गए हैं वो। मैं चाहता हूं कि उमर साहब चुनाव लड़े क्योंकि वो अवामी नुमाइंदा है। नहीं, लेकिन जनता के सामने बोला कि जब तक 370 हट नहीं जाएगी, दोबारा वापसी नहीं हो जाएगी, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब किस मुंह से चुनाव लड़ेंगे? मैं चाहता हूं एज ए वर्कर, एज ए पार्टी का वर्कर, मैं कहता हूं उमर साहब को ये चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि वो अवामी नुमाइंदा है। और अगर वो चुनाव नहीं लड़ते, अपनी बात पे कायम रहते हैं, महबूबा मुफ्ती भी कह चुकी है, वो भी कायम रहती है, तो सीएम कौन बनेगा? फारूक साहब बनेंगे? देखो, मैं चाहता हूँ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मजबूत उम्मीदवार होगा। ठीक है, आप चीफ पुलिस की बात छोड़ लीजिए, जो भी होगा वो जम्मू कश्मीर का बंदा होगा, जम्मू कश्मीर का बाशिंदा होगा और इंडिया अलायंस का भी कैंडिडेट होगा। ठीक है। तपोष पाल साहब, जम्मू के क्षेत्र के लोग जो है बीजेपी से बहुत उम्मीद बना के रखते हैं, लेकिन बेरोजगारी वहां वाकई बहुत बड़ा मुद्दा है और आतंकवादी घटनाएं भी बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, जम्मू क्षेत्र के लोगों के। दोनों पे ही हम लोगों ने काम किया है और इस बार आपने देखा है रियासी में अटैक होने के बाद से किस तरीके से पूरे रणनीति बना के उसका उन्मूलन किया गया है। कई बड़े आतंकवादी कमांडर वो सब मारे गए हैं। अभी भी ऑपरेशन चलते हैं और उसमें कोई कमी नहीं आई है, कहीं से कोई कटौती नहीं हुई है। कोई भी सेपरेटिस्ट और उसको सपोर्ट देने वाले लोग, उन सब पे एनआईए का अच्छा खासा शिकंजा वो टाइट हुआ है। तभी इस तरीके से इतने अच्छे माहौल बन पाए हैं जिसके कारण इलेक्शन हो पा रहा है। और इससे पहले आपने देखा है कि काफी अच्छे तरीके से वोटिंग हुए हैं लोकसभा इलेक्शन में। और एक चीज मैं और बता दूं आपको कि इस बार भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलेगा और हम पूरी तरीके से वो कैसे मिलेगा आपको? वहां 90 सीटें हैं, घाटी में तो आप लोग बहुत कमजोर है। कश्मीर में, जम्मू क्षेत्र में आपकी ताकत है, कश्मीर में कोई आपको समर्थन करेगा नहीं। सपोर्ट मिलेगा, जन समर्थन मिलेगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों हार गए थे इस बार इलेक्शन। तो जन समर्थन और जनता का रुख वो मुड़ रहा है, चेंज हो रहा है, बदलाव मांग रही है जम्मू कश्मीर और बदलाव हुए भी है। तो हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। पीयूष त्रिपाठी साहब, आखिरी का 1 मिनट बचा है, थोड़ा विश्लेषण कर दीजिए कि जिस तरह से दावे कर रहे हैं लोग अपने अपने, बीजेपी के दावे में कितना दम लगता है? देखिए, बीजेपी ने जो कुछ किया 370 हटाने के बाद पिछले 5 वर्ष में डेवलपमेंट को लेके और पर्यटन को बढ़ाने के लिए या और तमाम योजनाएं वहां चलाई, तमाम इंस्टीट्यूट खोले, तो बीजेपी के पास तो ये काम है। बाकी जो स्थानीय मुद्दे हैं उस पे ये बात सही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा हो सकता है, कांग्रेस को फायदा हो सकता है, दोनों का एलाइज हो गया है। लेकिन बीजेपी जम्मू क्षेत्र में उसकी अपनी अच्छी उपस्थिति है और उसके अलावा घाटी में भी वो प्रयास कर रही है कि 1, 2 या 3 सीटें वो जीत पाए। उनको उम्मीद है कि शायद वो 1-2 सीटें जीत सकते हैं। तो पूर्ण बहुमत तो मैं नहीं कहूंगा कि वो आएंगे, लेकिन उनका प्रयास है। उनकी डेवलपमेंट पे उन्होंने जो काम किया है, जो राज्य के लिए स्पेशल स्टेटस हटने के बाद से जम्मू कश्मीर को जो जो चीजें दी गई हैं उस पे उनको फायदा मिल सकता है। हालांकि जो वहां की समस्याएं हैं, जम्मू क्षेत्र की समस्याएं, जैसे आतंकवाद बढ़ रहा है, ये एक चिंता की बात है। लेकिन सरकार केंद्र में होने के कारण बीजेपी की, इसलिए सरकार के तौर पे सरकार के हाथ में बहुत शक्तियां होती हैं, तो वो स्टेट के लिए बहुत कुछ कर सकती है। उसकी सिक्योरिटी के लिए आतंकवाद का अगर मुद्दा हम देखें तो वहां पे केंद्र सरकार ही की मदद काम आती है, क्योंकि सेना ही उसको संभाल रही है। पूरे जम्मू कश्मीर में सेना क्या पूरे बॉर्डर की सिक्योरिटी है पूरे, और अगर सेना वहां से हटा दी जाए तो बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए ये जो मुद्दे हैं, सुरक्षा का मुद्दा, डेवलपमेंट का मुद्दा और थोड़ा सा जो कश्मीर के माहौल में खुलापन दिखाई दे रहा है, थोड़ी खुशहाली दिखाई दे रही है, इससे बीजेपी थोड़ी उम्मीद कर सकती है। लेकिन स्थानीय मुद्दों को नहीं नकारा जा सकता। तो कश्मीर में बहुत जबरदस्त दांव है सारे सियासी दलों का। कांग्रेस का गठबंधन होने के बाद उसका हौसला बढ़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का। तो राजधानी में आज इतना ही। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।